नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। आज हम यूक्रेन पे नज़र डालते हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इस पे एक विशेष दृष्टि डालते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है वहाँ पे। तो लड़ाई को अभी 4 साल हो गया है और इन 4 सालों में बहुत बर्बादियाँ हुई है, बहुत जाने गई है और दुनिया भर में बहुत प्रकार के नैरेटिव्स बन के सर्कुलेट हो रहा है। तो जहाँ तक हमारे भारत का सवाल है, तो भारत में इस युद्ध को लेके बातचीत तो हो रही है, पर अधिकतर जो हमें मीडिया में सुनने को मिलती है या फिर जिन विशेषज्ञों से हम जान पाते हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सभी लोग वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का जो नैरेटिव है उसी को फॉरवर्ड करके बात करते हैं, मतलब अपना पक्ष बना के बताते हैं। अब वेस्टर्न नैरेटिव आपको अब सबको पता है कैसे होते हैं। ये अधिकतर झूठ फैलाने वाले लोग हैं और इनकी अपनी एक नैरेटिव की फैक्ट्री है। ये इनकी वॉर स्ट्रेटजी होती है। तो इस वॉर स्ट्रेटजी के चलते ये लोग ऐसे नैरेटिव्स बनाते रहते हैं और कहानियाँ इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो यूक्रेन की लड़ाई के पीछे कारण क्या है, उसको लेके बहुत सारा चर्चा भारत में हुआ नहीं है। होना चाहिए था, क्योंकि भारत आज एक ग्लोबल पावर मैं नहीं कहूँगा, हम अभी भी काफ़ी हद तक रीजनल पावर है। ग्लोबल प्लेयर है, चलिए ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, हमारी फुटप्रिंट बढ़ रहा है, पर उतना नहीं। पर फिर भी कि रूस के साथ हमारा इतना गहरा संबंध है, इतना लंबा संबंध है, और विशेष रूप से जब रूस से निर्यात किया हुआ तेल हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा छाप छोड़ रहा है, मतलब पॉजिटिवली देखा जाए तो, क्योंकि वो तेल रूस हमें सस्ते में दे रहा है, उसे अब तेल बेचना है, उसकी ये एक बहुत बड़ा एक संसाधन है, ये बेच के उसको लड़ाई चलानी है, और हम राज़ी हो गए। कहने का मतलब यह है कि हमें और भी इंटरेस्ट लेना चाहिए कि ये लड़ाई के पीछे कारण क्या है। तो ऊपर से जो दिखता है वो कारण ये है कि नेटो एक्सपांशन हो रहा था और यूक्रेन नेटो के खेमे में जाने वाला था। तो नॉर्मली यहाँ जो लोग इसकी विश्लेषण करते हैं वो इतना ही बता देते हैं कि यूक्रेन ताकि नेटो में ना जाए इसलिए रूस ने इन्वेड कर दिया। हाँ, वो एक वजह है, पर बस ये एक वजह है, और भी कई वजह है और भी कोई कारण है जिसके लिए रूस को यूक्रेन में दखल देनी पड़ी। और वो क्या है? देखिए, यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस के साथ सटा हुआ है। कहा जाए तो यूक्रेन एक प्रकार से रूस का ही हिस्सा है। और आज की तारीख में अगर आप रूस में किसी से भी बात करो, वो ये नहीं कहेंगे कि ये एक किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहेंगे कि ये हमारा एक सिविल वॉर है, गृह युद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यूक्रेन को अलग मानते ही नहीं। ये समझते हैं यूक्रेन इनके अपने ही बिरादरी के है, भले ही एक अलग देश है। अब जैसे हमारे और नेपाल के बीच में जो रिश्ता है, कहा जाता है कि रोटी बेटी की रिश्ता है, और हम सब जानते हैं कि नेपाल के साथ हमारी कितनी क्लोज रिलेशनशिप है, सांस्कृतिक रूप से और कई तरीके से। वहाँ भी देवनागरी लिपि प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए।
और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं दोनों देश, और देवभूमि कहा जाता है नेपाल को भी उत्तराखंड के साथ साथ। तो उस प्रकार का एक रिलेशनशिप रूस और यूक्रेन के बीच में भी है। तो उस संदर्भ में समझना पड़ेगा। अब हुआ क्या, यूक्रेन में जैसे कि यूरोप के और पूर्वी यूरोप के और भी बहुत सारे देशों में यूरोपियन यूनियन का एक प्रभाव फैलता गया ओवर टाइम, और ये प्रभाव यूक्रेन के ऊपर भी आया। पर बाकी जितने देश है पूर्वी यूरोप के, जैसे पोलैंड, हंगेरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, बल्गारिया, रोमानिया, ये सारी देश जो है ये छोटे देश है, जनसंख्या भी सीमित है इनकी, और ये बड़े आसानी से यूरोपियन यूनियन में समा गया। और आसानी सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी आकार छोटा है, इनका जनसंख्या कम है, इसलिए नहीं। वजह यह भी है कि इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक उस लेवल तक पहुंच चुका था जहां वो यूरोपियन यूनियन की जो ज्वाइनिंग स्टैंडर्ड्स है, किसी एक देश को अगर यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करना हो तो उस देश को एक आर्थिक पैरामीटर को अचीव करनी होती है। तो इन देशों में वो आर्थिक पैरामीटर अचीव की हुई थी और ये ज्वाइन कर गए। पर जैसे मैंने कहा कि कई वजह होती है, इनमें से ये एक प्रमुख वजह था। जब यूक्रेन की बारी आई तो खेल पलट गया। यूरोपियन यूनियन की जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करने में यूक्रेन को तकलीफ हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन एक तो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, मतलब पोलैंड जैसी देश, पोलैंड, रोमानिया जैसे देश, उससे कुछ 3 गुना बड़ा है यूक्रेन की अगर भूभाग को देखा जाए तो मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश हो सकता था। पर किसी वजह से वो प्रोसेस डिले हो गया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स मीट करने में यूक्रेन को दिक्कत आ रही थी। एक तो वो था। अब यूरोपियन यूनियन जब कहीं आता है तो वो अकेले नहीं आता है, साथ में नेटो को भी लेके आता है। नेटो है उनका मिलिट्री अलायंस वेस्टर्न यूरोप का। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक वेस्टर्न यूरोप का प्रोजेक्ट है और इसके नियंत्रण वेस्टर्न यूरोप से ही होती है। वेस्टर्न यूरोप वाले ही यूरोपियन यूनियन को कंट्रोल करते हैं, तो साथ में वो नेटो को भी लेके आता है। अब जब ये हुआ तब रूस अड़ गया। रूस ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो उस समय का जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोविच, ये कुछ 2008 की बात है, तो उस समय यूरोपियन यूनियन के साथ एडवांस स्टेज तक पहुंच गया था नेगोशिएशन, और इसके बाद वो एकदम से मुकर गया। जाहिर सी बात है कि रूस से दबाव था उसके ऊपर, और उसने वो मुकर के आके रूस के साथ एक समझौता कर लिया, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में एक और गहरा आर्थिक और सैनिक संबंध बन जाए। ऐसा नहीं कि सैनिक संबंध नहीं था पहले से भी, लेकिन इसे और मजबूत करना चाह रहे थे वो मुकरने के बाद यूरोपियन यूनियन से। अब इसके जवाब में वहाँ के कुछ जिन्हें हम आजकल जेन जेड कहते हैं, जेन जी अमेरिकन स्टाइल में, जेड को जी बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन इंग्लिश में, तो जेन जी जेन जेड जो भी है, तो ये लोग सड़क पे उतर आए और पुलिस एक्शन हो गया, क्योंकि ये कुछ थोड़ा ज़्यादा वायलेंस करने लग गए थे सड़कों पे। तो पुलिस ने एक्शन ले ली, कड़क एक्शन, बहुत कड़ा एक्शन लिया, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई। और उसके जवाब में एक बहुत बड़ा संख्यक यूक्रेन वाले सड़क पे उतर आए, लाखों की संख्या में। और तब से शुरू हुआ
उनकी जो कीव शहर में जो मैदान करके जो इलाका है, मैदान का उनका क्रांति शुरू हुआ। अब इसके बाद वो क्रांति धीरे 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 बढ़ता गया, फैलता गया, काफ़ी बड़ा हो गया वो। लाखों लोग हर रोज़ जोड़ रहे थे उसमें, और वो वायलेंट भी होता गया। वो पुलिस को मार रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे थे, तोड़ फोड़ मचा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, मशाल वशाल लेके। मतलब एक प्रकार से वो दिख रहा था कि एक जन आक्रोश है सरकार के खिलाफ। क्यों? कि यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं ज्वाइन किया। चलो ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पे अमरीकी अधिकारियों का एक दखल दिखने को मिला। तो हमने देखा कि एक यूएस सेनेटर था जॉन मैकेन करके। ये कहा जाता है कि वो एक नियो कंजर्वेटिव है। नियो कंजर्वेटिव का मतलब नियो कॉलोनियल है, और फिर वो वही अमेरिकन विस्तारवाद में बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि अमेरिका दुनिया में राज करेगा। ऐसे लोगों को नियो कंजर्वेटिव कहा जाता है। ये ज़्यादातर गोरे होते हैं और अंग्रेज़ मूल के होते हैं। तो ये जॉन मैकेन वही अंग्रेज़ मूल के हैं, अंग्रेज़, स्कॉटिश, आयरिश जो भी है, तो उस मूल के हैं। और तो ये आके वहाँ पे दखल दिया, और वो मतलब वहाँ पे खड़े होके संबोधित कर रहा था उस क्राउड को जो वहाँ जमा हुआ था लाखों की तादाद में, कि अमेरिका तुम्हारे साथ है। तो इसके बाद तो एक एक करके और भी उनके दूसरे अधिकारी आते गए वहाँ पे। विक्टोरिया न्यूलैंड करके एक अधिकारी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक डीप स्टेट जिसे आजकल हमारे यहाँ हिंदी में उसे गहरा राज्य कहा जाता है। तो वही वो पीछे से खेलने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसे और पावर है, जो ये सारे यहाँ वहाँ युद्ध करवाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे हुए, विशेषकर यूके और यूएस में। तो ये डीप स्टेट का ही एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था इस विक्टोरिया न्यूलैंड को। ये भी आई वहाँ पे, और ये यूक्रेनियन मूल की है। तो ये सारी चीज़ें होने लगे। तो 2014 आते आते यूक्रेन में तख्ता पलट हो गया, कू हो गया। मतलब ये जो भीड़ तंत्र जो है, इन्होंने सरकार को गिरा दिया और नए सरकार आ गए। नया सरकार चुनकर नहीं आया, मतलब टेक ओवर से ही हो गया। इसके बाद एक उन्होंने कुछ इलेक्शन सा किया वहाँ पे, जिसमें ये वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जीत के आया। तो जब ये जीत के आए, इसके बाद यूक्रेन में एक फार राइट सेक्टर है, फार राइट सेगमेंट है। मतलब जो हिटलर की जो नाज़ी आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करता है। नाज़ी आइडियोलॉजी क्या है? वो मतलब जाति भेद तो नहीं कहूँगा, वो रेशिज्म में बिलीव करते हैं, नस्लवाद। मतलब हिटलर जो वो पूरा वाइट एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो ये लोग वहाँ पे हावी हो गए नए सरकार पे, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पूर्वी यूक्रेन का जो रूसी मूल के जो लोग हैं, ये सबको यूक्रेनियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रूस के बारे में भूल जाना पड़ेगा, रूसी लैंग्वेज को भूल जाना पड़ेगा, और रूस की जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च है उसको भूल जाना पड़ेगा। अभी हम लोग कैथलिक हो जाएंगे, कैथलिक प्रोटेस्टेंट जो भी हो रहा था। तो यह आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ये नेटो और ईयू और ये सब मिलिट्री अलायंसेस की बात है, इसके साथ साथ पीछे से ये रोमन कैथलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च भी मिले हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन मूल रूप से एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च फॉलो करने वाला देश है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो चर्चेस है, रोमन कैथलिक चर्च और
बैप्टिस्ट प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, ये लोग इनको नहीं मानते, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स वालों को। तो ये इनको कन्वर्ट करके अपने खेमे में लाना चाहते हैं। तो ये सब चलते रहता है इनमें, मतलब सिर्फ वो गुट बनाओ और अपना संख्या बढ़ाओ, ये वाला कहानी चलता है। कहानी और भी बहुत कुछ है। रूस का संसाधन चाहिए, यूक्रेन हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, तो सीधा रूस के साथ वहाँ पे मिसाइल बेसिस बना के सीधा मॉस्को को टारगेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो तो समझ में ही आता है। तो अब क्या हुआ, रूस ने वहाँ पे अपनी एक रूस को मानने वाली एक सरकार वहाँ पे गठन कर लिया। रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और रिपब्लिक ऑफ लुगान्स्क करके एक ये बना दिया। वहाँ पे डोनेट्स और लुगान्स्क करके दो इलाका है, दो प्रोविंस है, मतलब कह सकते हो दो राज्य है, जो कि मूल रूप से मतलब जो कि रूसी मूल के हैं। और इन लोगों ने वहाँ पे सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक बन गया वो लोग, और रूस ने इनको मान्यता दे दी और अपनी कुछ सेनाएं वहाँ पे भेज दिया इनको। मतलब ऑफिशियली नहीं, रूस का एक अनऑफिशियली काम करने वाला एक सैनिक गुट है जिसे वो वागनर ग्रुप कहते हैं। तो उस वागनर ग्रुप के बंदों को वहाँ भेज दिया। तो इन लोगों ने वहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठ गया, बोले नहीं, हम यूक्रेन के साथ नहीं जा सकते, ये हमारे रूसी जितना भी हमारी विरासत है, रूसी भाषा, रूसी संस्कृति और रूसी चर्च जो उनका ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो सब मिटाना चाहते हैं। हम ये अलाउ नहीं होने देंगे। समझने वाली बात है, क्यों अलाउ करेंगे वो क्यों मानेंगे ऐसे, ये तो पराधीनता हो गया ना। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह के खिलाफ यूक्रेन ने अभियान चलाया। और यूक्रेन एक पूरा एक समृद्ध एक देश था जिसके पास एक बहुत बड़ा आर्मी था, जिस आर्मी को ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, विशेष करके यूएस वालों ने पैसे वैसे दे के, साजो सामान दे के तैयार किया था इस लड़ाई के लिए। तो इन्होंने वो ईस्टर्न यूक्रेन की वो लुहान्स और डोनेट्स्क जो एरिया है, उस एरिया को वैसे रूस वाले, मतलब वहाँ के ईस्टर्न यूक्रेन के लोग इस एरिया को डोनबास भी बोलते हैं, मतलब डोनबास नाम से जाना जाता है उस एरिया को। तो डोनबास में उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके उन्होंने डोनबास पे कब्ज़ा कर लिया। तो जैसे ये हुआ तो रूस ने कहा कि अभी और हम चुप नहीं बैठ सकते, आगे बढ़ गया वो। तो वहाँ से 2022 आई थिंक फरवरी में रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो गया और वहीं पे लड़ाई चल रहा है। तो आज 4 साल हो गया लड़ाई को। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करो, और वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करके कुछ लोग जो हमारे यहाँ जो यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो इनकी बातें सुनो तो आपको लगेगा कि रूस हार गया है, लड़ाई ख़त्म हो गया रूस। ऐसी बात नहीं है। रूस ये एक लड़ाई जो लड़ रहा है, इसमें यूक्रेन की पूरी जो संसाधन है उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर रहा है। रूस जिस प्रकार से फायर पावर यूज़ कर रहा है वो यूक्रेन से 5x क्या 6-7x 7 गुना ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है हर रोज़। और यूक्रेन में इतनी बर्बादियाँ हो रही है, उनकी मिलिट्री ठिकाने, उनके इंडस्ट्रियल ठिकाने और भी बहुत कुछ। लेकिन रूस ये जो काम कर रहा है ये थोड़ा सा संभल के कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रूसी मूल के लोग बहुत रहते हैं। तो रूस को पता है कि ये लड़ाई एक दिन ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने के बाद यहाँ आके उनको राज करना है, रूसियों को राज करना है, मतलब वहाँ के लोकल रूसियों के ज़रिए।
वही रूसी राज ही हुआ ना वो। तो इनके ही भाई है, तो इनकी सारी साजो सामान, इनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक हो सके कम बर्बाद करके, मतलब ताकि यूक्रेन वाले जो पश्चिम यूक्रेन से आने वाला जो यूक्रेन वाले हैं, जिनके पीछे ये वेस्ट वाले खड़े हैं, नेटो खड़े हैं, ईयू खड़े हैं, इनको वहाँ से भगाया जा सके। तो ये लड़ाई चल रहा है और हर रोज़ रूस एक एक गांव, एक एक सड़क, इस प्रकार के छोटे छोटे इलाके को कब्जा करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। लड़ाई बहुत ही कंपैरेटिव लड़ाई हो रहा है वहाँ पे, घमासान चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा वेस्ट का पैसा लगा हुआ है। जितना पैसा रूस लगा रहा है अपनी सेना पे यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वेस्ट वाले यूक्रेन की सेना को दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन में अकेले नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये लड़ाई पश्चिम और रूस के बीच में हो रहा है, पश्चिमी देश और रूस के बीच में हो रहा है, नेटो और रूस के बीच में हो रहा है। अब रही पश्चिमी देशों की बात, आप कहेंगे कि इनकी फ़ौज तो यहाँ है नहीं, इनके पास फ़ौज है कहाँ, इनके पास फ़ौज वौज नहीं है। ये माहिर होते एक काम में, ये दूसरों को लड़ाते हैं और साइड में खड़े होकर देखते हैं, ये काम में माहिर है। और ये इनकी 300 साल की अनुभव है। ये हर जगह जाएंगे, पहले एक दो लड़ाई किसी तरह लड़के, और ये दिमाग लगाते हैं बहुत, तो जीत भी जाते थे वो उस समय। तो वैसा ही होता रहा। तो ये हर जगह जाके दूसरों को लड़ाते हैं। तो यहाँ जैसे रूस और यूक्रेन, वैसे आपस में तो ये चचेरे मौसरे भाई जैसे ही हुआ ना, तो आपस में लड़ा दिया इनको। ये अभी एक दूसरे को मार रहे हैं, पर रूस बड़ा कंट्री है, सुपर पावर है, एक तरह से मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं कहूँगा, मिलिट्री सुपर पावर है। तो रूस ये लड़ाई जीत जाएगा, हर रोज़ आगे बढ़ रहा है और उसका फोकस क्लियर है। ये जो हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा हमला किया था यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के काफ़ी अंदर जाके, यार पूरी दुनिया में वो नैरेटिव वॉर शुरू हो गया था, रूस ख़त्म हो गया, रूस का तो बहुत अंदर तक मार दिया, क्या लड़ेगा वो, ये वो। तो इसके बाद से जितने भी ड्रोन हमले हो रहे हैं उसका 95-96% ड्रोन तो मार के गिरा रहा है रूस। वो अटैक, पहला वाला अटैक जो एकदम से मैसिव अटैक किया था, वो रोक नहीं पाया था, उसके लिए तैयार नहीं था। हो जाता है, बड़ी लड़ाई हो रही है, पूरे 1000 किलोमीटर लंबा फ्रंट के ऊपर लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, ऐसा चूक हो सकता है। हो गया और उससे उन्होंने सबक ली और इसके बाद उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया। वो कैंपेन क्या है, जो फ्रंट लाइन पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है दोनों में, रूस और यूक्रेन में, उस फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर आगे तक यूक्रेन के जितने भी छोटे छोटे शहर, गांव, हाईवेज़ के ऊपर पेट्रोल पंप्स है, वो सारे पेट्रोल पंप्स को बॉम्बिंग करते जा रहे हैं रूस। आज शायद 4 या 5 दिन हो गया वो कंटिन्यू हो रहा है, वो बॉम्बिंग रुक नहीं रही, वो सारे पेट्रोल पंप्स को बर्बाद कर रहा है। इससे हुआ क्या, यूक्रेन करता क्या था, वो ट्रक्स में करके ड्रोन्स को बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लेके आता था और वहाँ से ड्रोन्स को चलाता था। तो अब यूक्रेन अगर ट्रक्स में करके ड्रोन्स को लेके आए तो वो ट्रक लेके वापस नहीं जा सकता है। वो तो उतना तेल ट्रक में नहीं होगा, ट्रक के टैंक में, ट्रक की कैपेसिटी में नहीं है उतना तेल रखना, उसको तेल भरना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं वापस जाने के लिए। तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा, वो आओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। और दूसरी ओर क्या हो रहा है, जो ड्रोन्स आजकल वो भेज रहे हैं अंदर रूस के अंदर, वो सारे गिराए जा रहे हैं। तो ड्रोन्स की भी नुकसान हो रही है और ट्रक्स की भी नुकसान होगी। तेल नहीं है तो और पीछे से ऑपरेट करना पड़ेगा, पीछे से ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर,
यूक्रेन के एकदम अंदर से आएगा ड्रोन, तो ड्रोन की भी उतना कैपेसिटी, उतना रेंज नहीं है, उतना दूर नहीं जा सकता ड्रोन, और उतना पेलोड लेके नहीं जा सकता। तो ये उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एक रूस की बहुत अच्छी बात है। ये जहाँ भी उनको कहीं बड़ा चोट लगता है, इसके बाद बहुत जल्दी वो सबक लेते हैं और बहुत जल्दी संभल जाते हैं। तो बहुत कमेंटेटर्स ऐसे है कि ये कह रहा है कि ये तो रूस की तो नाक कट गया है इस हमले से, मॉस्को में हमला कर दिया, यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, इतनी अंदर जाके हमला कर दिया, तो फिर सुपर पावर किस बात की, मिलिट्री सुपर पावर किस बात की। पर वहाँ जो बैठा है व्लादिमीर पुतिन, वो बंदा उस तरीके से नहीं सोचता है, वो लंबा सोचता है। वो देख रहा है फ्रंट लाइन पे उसका फौज हर रोज आगे बढ़ रहा है, वो मोमेंटम वो लूज नहीं करना चाहता है इन चीज़ों का रिस्पॉन्ड किसी और तरीके से करके, वो अपनी फौज को आगे बढ़ा रहा है। और ये भी है कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी जो स्पेक्टाकुलर हमला है, जो चौंका देने वाली एक हमला है, ये इसलिए किया जाता है कि ये हेडलाइन बनाते हैं, बड़े बड़े हेडलाइन बन जाते हैं, न्यूज़ में फैल जाते हैं, और वो नैरेटिव बनाने वाले वहाँ तो बैठे हैं वेस्टर्न मीडिया, और उनकी स्टोरीज उठाने वाले यहाँ इंडिया में और बहुत जगह में बैठे हैं, तो वो स्टोरी चल जाता है दुनिया पर उससे बैटल ग्राउंड में, फ्रंट लाइन में खास फर्क नहीं पड़ता है। रूस जिस दिशा में जा रहा है वो मोमेंटम को कंट्रोल कर रहा है। 1000 किलोमीटर लंबा फ्रंट लाइन है, वो पूरे फ्रंट लाइन में मल्टीपल जगह पे वो आगे बढ़ रहा है हर रोज। ये अपडेट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये अपडेट वेस्टर्न न्यूज़ कवर नहीं करता है। क्यों करेगा वो? उसका वो आप अपने पैर में थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेगा, पर वो उसकी अलग एक सोर्स होता है जहाँ से ये खबर मिलती है। तो जो जिन सोर्सेस से ये खबर मिल रहा है वो जेन्युइन सोर्स है, वो बाकायदा जेन्युइन वीडियोस के साथ ये खबर दिखाते हैं कहाँ क्या हो रहा है, और मैप में भी दिख जाता है कि रूस अभी इस जगह का नियंत्रण कर रहा है। ये लड़ाई चलेगी लंबा, और रूस भी इसमें एक हद से ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है वो हर रोज। इससे हो क्या रहा है, इससे यूक्रेन की पूरा जो संसाधन है, सैनिक संसाधन, वो हर रोज कम होता जा रहा है। उसके पास अभी मैन पावर की शॉर्टेज है बहुत बुरी तरीके से, और वेस्टर्न कंट्रीज से उसको हथियार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैन पावर उसकी अपनी होगी। आप सबको शायद याद होगा जब लड़ाई शुरू हुई थी तो यूएस प्रेसिडेंट उस समय जो बाइडेन था, उसने कहा था, उसको किसी ने पूछा ये लड़ाई में क्या अमेरिका इन्वॉल्व होगा, तो उसने एक जवाब दिया था, द यूएस विल बैक यूक्रेन टू द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब आखिरी यूक्रेनियन तक बैक करेगा। आखिरी अमेरिकन नहीं बोला उसने, आखिरी नेटो की सैनिक नहीं बोला उसने, आखिरी यूक्रेनियन तक बैक करेगा। मतलब यूक्रेनियन मरेगा इसमें, यूक्रेनियन लड़ेगा, हम साजो सामान देंगे, पैसे देंगे। तो ये परिस्थिति है आज की तारीख में। रूस आगे बढ़ रहा है, और थोड़े ही दिनों में वहाँ की जो एक, अगर आप फ्रंट लाइन का मैप देखो तो आपको नज़र आएगा कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़फरोजिया, खार्किव और ओडेसा, ये एक जोन बनता है पूरे ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न यूक्रेन में। खार्किव और ओडेसा अभी रूस के हाथ में नहीं है, लेकिन रूसी मूल के लोग यहाँ पे बहुसंख्यक है, तो ये सब भी रूस ले लेगा और उसके तरफ आगे बढ़ रहा है वो। तो ओडेसा जो है वो एक पोर्ट सिटी है ब्लैक सी के ऊपर, और ये सिटी अगर रूस ले लेता है तो जो यूक्रेन का जो समुद्री तट है वो रूस के हाथ में आ जाएगा। इसके बाद यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन के रह जाएगा। दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ
खार्किव जो है वो भी एक रूसी शहर है और बहुत बड़ा शहर है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वो भी ले लेगा, उसके तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और ओडेसा से पास और ज़फारोजिया करके जो इलाका है, ज़फारोजिया एक शहर है वहाँ पे और वो प्रोविंस भी है ज़फारोजिया वो, और एक खरसोन करके एक जगह है, वो भी एक बड़ा शहर है, वो भी ले लेगा रूस। तो ये सारे ठिकानों के तरफ रूसी सेना आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं कि ये जो हमले कर दिए इन्होंने रूस के अंदर घुस के, ये एक ही दिन किया हमला, इसके बाद कोई भी हमला सफल नहीं हुआ। तो लड़ाई यूक्रेन पलट नहीं दिया है, ये गलतफहमी है और ये एक तरीके से फेक न्यूज़ भी है। वो एक दिन हमला हो गया था, ठीक है, कुछ बर्बादियाँ हुई है वहाँ पे, लोग मरे भी, रूसी लोगों को हाथाहाथ हुए, लेकिन रूस एक बहुत बड़ा पावर है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। आप कहाँ तक अंदर जाओगे, कितना अंदर जाओगे आप, और क्या संसाधन लेके आओगे। रूस जिस कॉस्ट में अपने कंट्री के अंदर हथियार बना रहा है वो कॉस्ट मैच भी नहीं कर सकते ये लोग। रूस के पास जितना संसाधन है, तेल से लेके खनिज पदार्थ और भी जितने लोहा और कोयला जो भी चाहिए ये हथियार बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी सब कुछ है उसके पास, और वो काफ़ी कम कॉस्ट में वो चीज़ें बना रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल में बना रहा है। जो म्यूनिशंस, जो बारूद, जो मतलब अस्त्र और बारूद है ना, तो ये सब जिस रेट में रूस बना रहा है उसको मैच नहीं कर सकते ये वेस्टर्न कंट्रीज। इनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है नहीं, और यूक्रेन में कोई फैक्ट्री चलने नहीं दे रहा है रूस। जहाँ भी इनकी मिलिट्री फैक्ट्रीज, मतलब मिलिट्री प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज मिल रहा है उनको, वो उड़ा रहा है उसको। तो यूक्रेन को सारा चीज़ इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा है, और वहाँ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस प्रकार की मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है उनके पास। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे साजो सामान बनाते हैं वो लोग एडवांस्ड, और वो उस पर गर्व भी करते हैं कि हमारा हथियार रूस से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। चलो वो तो अभी तक प्रूव हुआ नहीं है जंग बैटल ग्राउंड में, कहीं रूस वाले मार खा गए तो कहीं ये यूक्रेन वाले मार खा गए, लेकिन आगे तो बढ़ रहा है रूस ना। तो फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होके क्या फ़ायदा है, तुम हार रहे हो हर रोज़, ज़मीन खो रहे हो हर रोज़। और यूक्रेन की सेना तो मतलब आज की तारीख में कहा जाए तो 1 मिलियन से ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ हो चुके हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 10 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियन सैनिक मर चुके हैं, और घायल भी उतना ही बड़ा संख्या। घायल मतलब आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ बिजनेस, दे कैन नॉट गेट बैक टू द बैटल ग्राउंड, जाके वापस नहीं लड़ सकते वहाँ पे। तो ये नैरेटिव की लड़ाई भी है, और रूसी मीडिया उस प्रकार से नैरेटिव चला नहीं पाते हैं, वो भी हमारी तरह ही है। हमारे यहाँ जो सीधा काम करने वाले लोग हैं। तो खैर लड़ाई रूस जीत रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, और एक तरीके से वो ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन में ये नेटो और ईयू का पराजय होना ज़रूरी है। वो पराजय जब होगा तब आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर कितना इकोनॉमिक प्रेशर आया, इन्होंने कितना पैसा डाला यूक्रेन में और इनका क्या खोया है। तो वो यूक्रेन को पकड़ के नहीं रख सकते वेस्टर्न कंट्रीज़। यूक्रेन में ये लोग जिस प्रकार से अपने उल्टे सुल्टे काम किए रूस को दबाव में डालने के लिए, वो काम इनका फेल हो गया है, नहीं कर सकते वो ये काम। तो आज का पोस्ट को यही विराम देता हूँ। आशा करता हूँ ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा होगा, और अगर ऐसा है तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।
और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट में पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले पोस्ट्स का सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।